ऑन नहीं हो, एक मिनट। सबसे पहले सबसे पहले एक्सेल के अंदर आप लोगों ने ये सीखा है कि यूआई क्या होता है। यूआई का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि आपको एक्सेल नज़र कैसे आता है। तो किस तरह नज़र आता है आपको कि लेफ्ट साइड पर नीचे आपको जोन, बीच में सेल नज़र आते हैं, टॉप पर आपको टैब नज़र आ रहे हैं, टैब के अंदर आपको टास्क नज़र आते हैं, और वहाँ कॉर्नर में आपको क्या नज़र आती है, नंबरिंग। तो ये क्या कहलाता है, एक्सेल का यूआई। अब किसी भी एक्सेल की फाइल जो होती है जिसमें आप इसको नाम क्या देते हैं, शीट का नाम देते हैं। अगर आप पूरी एक्सेल की फाइल को नाम देते हैं तो आप कहते हैं बुक, या इसको आप वर्क बुक कहते हैं। जिस तरह वर्ड के अंदर आप नाम क्या देते हैं, पेजेस का। पावर पॉइंट में आप नाम क्या देते हैं, प्रेजेंटेशन का। और वर्क और एक्सेल के अंदर आप नाम क्या देते हैं, वर्क बुक का। पावर पॉइंट के अंदर आपको स्लाइड्स मिलती हैं, वर्ड के अंदर आपको पेजेस मिलते हैं, और एक्सेल के अंदर आपको मिलती हैं शीट्स। ये पहली शीट, ये दूसरी शीट, तीसरी शीट, चौथी शीट, इस तरह नंबर ऑफ शीट्स आप भर सकते हैं। अगर आपने किसी शीट को नाम देना है, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे, तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। अगर आपको किसी शीट को क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ से डिलीट कर दो, तो वो शीट डिलीट हो जाती है, हो जाता है डबल क्लिक पे भी। ये हो गया बेसिक तरीका। अब अगर आपने, ये तमाम बॉक्सेस कहलाते हैं सेल। हर सेल का एक नाम होता है। ये नाम आपको कहाँ मिलता है, जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो वहां पर टॉप कॉर्नर में आप देखें, टॉप नहीं, D4 लिखा हुआ है, ये रहा कॉर्नर में। D4 का मतलब ये सेल का नाम है। 4 का मतलब कॉलम नंबर, रो नंबर 4 है, और डी का मतलब है कॉलम नंबर डी है। तो ये डी के अंदर मौजूद है, और नंबरिंग के हिसाब से कहां पर मौजूद है, 4 में। तो इसका नाम क्या हो गया, D4। और ये जो ABCD हैं ये कहलाते हैं रोज, और जो 1 2 3 हैं ये कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, वैसे अगर मैं ए पर क्लिक करूंगा तो ये सीधी लाइन आ रही है, तो इसको आप कॉलम कह सकते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कॉलम है। और जब मैं 1 पे क्लिक करता हूं तो ये पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी। जब आप बीच में क्लिक करते हैं तो किसी एक सेल पर वो क्लिक करता है, लेकिन अगर आप बाहर 4 पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम बॉक्सेस जो उसकी लाइन में आते हैं उन सबको सेलेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आप 6 पे क्लिक करें तो ये एंड तक जितने भी होंगे उन सबको सेलेक्ट करेगा। अगर आप ए पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे तक जितने भी होंगे उन सबको सेलेक्ट करेगा। बीच में अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो ये किसी एक एक सेल को क्लिक करता है। अब आप यहां पर 1 2 3 जब भी आप कोई नंबरिंग लिखते हैं तो ये नंबरिंग जो है ये जाता है सीधे हाथ की तरफ। सेल के अंदर आप देखें सीधे हाथ की तरफ लिखा हो, लेकिन अगर आप लिखते हैं A B C तो ये आपको मिलता है उल्टे हाथ की तरफ, ना सीधा सेंटर में नहीं होता। अगर नंबरिंग है तो सीधे हाथ की तरफ, और अगर अल्फाबेट है तो वो उल्टे हाथ की तरफ होता है। ठीक है, ये हो गया तरीका। अगर मैंने इन काम को डिलीट करना हो तो आप इस पूरे काम को सेलेक्ट करते हैं और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये सारा काम जो भी आप यहाँ पर काम लिखते हैं उसको सेलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगा। अब मैं इस सेल के बिल्कुल यहाँ कॉर्नर में मौजूद हूँ जिसका नाम है A1। ठीक है, अगर मैंने बिल्कुल सीधे हाथ के कोने की तरफ जाना है तो आप कंट्रोल का बटन दबाएं और एरो का बटन दबा दें तो आप बिल्कुल राइट कॉर्नर में चले जाएंगे। जैसे आपके सामने ये कौन सा राइट कॉर्नर हो जाएगा। अगर आपने राइट से दोबारा लेफ्ट पे जाना है, कंट्रोल का बटन, उसी एरो का बटन दबा, दूसरा एरो का बटन दबा दें तो आप उस कॉर्नर में चले जाएंगे। अगर टॉप से नीचे आना है डाउन एरो, अगर लेफ्ट से राइट जाना है तो इस ये वाला एरो। तो 4 एरो आपको पता है। एक एरो आपको इस तरह का मिलता है, ये अप, राइट, लेफ्ट, और ये डाउन वाला। कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो ये आप इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जा सकते हैं। आपको यहाँ पर जो रोज की तादाद मिलती है वो है 10,48,576। मतलब एक एक्सेल की शीट के अंदर इतनी रोज होती हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काम लिखते हैं। और अब अगर किसी फाइल को आपने सेव करना हो, मिसाल के तौर पर आपने एक्सेल पे कोई ना कोई काम किया है,
एक्स या जेड कोई भी काम किए, अगर आपने इस फाइल को सेव करना है तो आप जाएंगे फाइल में, सेव के बटन प्रेस करेंगे और यहाँ चले जाते हैं अपनी लोकेशन में। लोकेशन का मतलब कि ये सारी आपकी कंप्यूटर की लोकेशन है कि आपने इसको अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करना है। तो मैं जो नॉर्मली करता हूँ वो कहाँ पर करता हूँ, डेस्कटॉप पर करता हूँ, ताकि हमारी नज़रों के सामने रहे। अब डेस्कटॉप में ये आपको बता रहा है कि आपने फाइल का नाम क्या देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है book1.xlsx, तो ये जो xl लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्सेल। क्या मतलब ये फाइल कौन सी है, एक्सेल की है। और अगर डॉट के बाद लिखा हो doc, तो ये फाइल किसकी है, वर्ड की। अगर डॉट के बाद लिखा हो ppt, तो ये फाइल किसकी है, पावर पॉइंट की। तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, मैं सिंपल नाम लिख देता हूँ BMJ का, मतलब इस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये नीचे मुझे एक चीज़ और पूछ रहा है कि फाइल की टाइप कौन सी होनी चाहिए, XL। क्या आप इस फाइल को एक्सेल की सूरत में सेव करना चाह रहे हैं या PDF या कोई और। तो मैं कहता हूं कि हाँ ये एक्सेल की फॉर्म में ही होना चाहिए और मैं इसको कर देता हूं सेव। ये फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे BMJ के नाम से सेव हो गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये BMJ के नाम से सेव हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप टॉप पर देखें BMJ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्सेल की फाइल BMJ के नाम से क्या हो गई है, सेव हो गई। अगर मुझे चेक करना हो तो आप इसको यहां से मिनिमाइज करें और यहां आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में ये आपको नजर आ रही है BMJ के नाम से। इसका मतलब BMJ के नाम से ये सेव हो चुकी है और आप इस पर काम भी कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आप इस पर ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, तो नीचे ये टास्क बार में आपको नजर आती है, ये टास्क बार में ये लाइन लगी हुई है, इसका मतलब आप इस फाइल पे काम कर रहे हो। जिस पे लाइन आ जाए इसका मतलब इस पे काम चल रहा है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से दोबारा ओपन कर सकता हूँ। अभी ये दो है, मैं एक को कैंसिल कर देता हूँ। अगर आपने इसी फाइल को किसी और टाइप में सेव करना है तो आप दोबारा जाते हैं फाइल में, सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पर। अब आप इसको ये बताते हैं कि BMJ के नाम से तो सेव करे, लेकिन इसको एक्सेल में सेव नहीं होना चाहिए। इसको सेव किस में होना चाहिए, ऑप्शन में जाएं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आते हैं, ये सब मुख्तलिफ किस्में हैं फाइलों की, लेकिन हम इतना एडवांस नहीं जाते, हम बेसिक फाइलों के नाम को याद रखते हैं। वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, PDF हो गया, CSV हो गया। अब CSV को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या होता है। बस इन फाइलों के नाम। अब यहाँ पर जो मेरे काम की फाइल है उसका नाम है PDF, ये आपको नीचे नज़र आ रहा है। PDF पे क्लिक करें और आप इसको सेव कर दें, तो आपको इस तरह नज़र आएगा आपका काम। अब ये एक्सेल से निकल गया है बाहर, अब ये किस सूरत में आ गया है, PDF में। कैसे पता चलता है ये PDF है, टॉप पर नाम लिखा हुआ BMJ और BMJ के फौरन बाद क्या लिखा हुआ, PDF। तो इसका मतलब आपकी फाइल किस सूरत में सेव हो गई है, PDF की सूरत में सेव हो गई है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब PDF में करना क्यों पड़ता है, क्या रीजन है जी, या सामने वाला चेंजेस ना कर सके, और एक बड़ी वजह भी ये कि आप अपनी फाइल को जिस तरह भेजोगे उस तरह पहुंचेगी, बीच में कोई जिन्नात नहीं आएंगे उसमें। जैसे अभी एरो लाहौर पहुंच गया और अंगी टाउन दूसरा एरो पहुंच गया, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप जैसे उठाएंगे वैसे अमानत में खयानत नहीं होगी। अगर आप PDF में नहीं करोगे तो अमानत में खयानत हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से PDF करना ज़रूरी है नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए। तो इंशाल्लाह 46 से आपको 96 होपफुली। अब आप यहाँ ये देखेंगे, ये आपका काम आपने सेव करना सीख लिया। सेव एक्सेल में कैसे करते हैं और PDF में कैसे करते हैं। अब मैं इस काम को यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। 3 शीट है, इन शीट में से मैं एक शीट ही अपने पास रखता हूँ और यहाँ पर हम काम करते हैं। अच्छा, इस काम के अंदर आपको ये ऊपर ऑप्शन नजर आ रहे हैं होम के अंदर। होम में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, एड-इन्स। यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन आप पहले पढ़ चुके हैं वर्ड के अंदर, फॉन्ट का ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट का ऑप्शन आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अलाइनमेंट के अंदर ये दो चीज़ें थोड़ी सी यूनिक नज़र आ रही हैं। एक का नाम है रैप टेक्स्ट और एक का नाम है मर्ज एंड सेंटर। अच्छा, वर्ड के अंदर भी आप मर्ज वाला ऑप्शन पढ़ चुके हैं, क्या आप लोगों ने पढ़ा मर्जिंग करना।
के बीच की लाइनों को खत्म करना उसे कहते हैं मर्ज करना। यहाँ पर भी यही काम आपने करना है। वहां पर रैप टेक्स्ट का मतलब कुछ और था, वहां पर रैप टेक्स्ट का मतलब था काम के पीछे या फ्रंट पे लिखना। यहाँ पर मतलब कुछ और होगा। यहाँ पर देखें, यह हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है। अगर आप इस डायग्राम को गौर करें तो आपको क्या रियलाइज हो रहा है, रैप टेक्स्ट क्या काम कर रहा होगा। पहली डायग्राम को देखें, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ई लिखा हुआ है, ई के आगे की चीजें नजर नहीं आ रही। नीचे वाली डायग्राम में लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका मतलब ये एक्सेल कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो अगर आपने अपने काम को नीचे लेके जाना है तो आपको रैप टेक्स्ट करना होता है। जैसे यहां पर हम ट्राई करते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट, अब आप ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने लिखा तो इस सेल में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे सेल में भी चला गया, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पहले सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है। अगर आप इस सेल से यूं डिलीट कर दो तो कुछ भी गायब नहीं होता। इसका मतलब आपको ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस सेल में लिखा हुआ है। और अब आप ये चाह रहे हैं कि ये सेल की जो आगे वाली चीजें ये उसके नीचे लिखी हुई आ जाए, तो आप यहां पर जाएंगे रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में जाते हैं तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट अब नीचे लिखा हुआ आ गया। आप जो काम भी यहां पर सेल में लिखते हैं तो यहां आपको ऊपर यहां भी नजर आता है। जैसे मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक किया है तो यहां पर ये छोटा सा लिखा हुआ है एफएक्स। एफएक्स की सूरत में यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी नजर आ रहा है। अगर आप यहां से डिलीट करते हो तो नीचे से भी डिलीट हो जाता है। अगर आप यहां कुछ लिखते हो तो नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होता है, लेकिन जहां आप क्लिक करोगे वहां पर आएगा। जैसे मैं अगर यहां क्लिक करता हूं और यहां लिखूं तो वहां लिखा हुआ चला जाएगा, यहां क्लिक करता हूं यहां लिखूं तो वहां लिखा हुआ आ जाएगा। आप या तो सेल पर लिखो या ऊपर एफएक्स पे लिखो, बात एक ही है। इस एफएक्स का मतलब होगा फंक्शन, ठीक है। दूसरी चीजें यहां पर मर्ज सेल, मर्ज का मतलब होता है चीजों को मर्ज करना, बीच से लाइनें हटा देना। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं यूटेक, अब मैं यहां से नीचे नंबरिंग दे रहा हूं, सीरियल नंबर, उसके बाद नाम लिख रहा हूं स्टूडेंट नेम, उसके बाद मैंने लिख दिया फादर नेम, उसके बाद CNIC, फिर क्लास, उसके बाद टाइम, और बस ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब यहां पर मैं इसको जो है सबसे पहले मैं चाह रहा हूं बॉर्डर देना, कि मैं अपने सीरियल नंबर में लिख देता हूं यहां पर। अच्छा एक चीज और हम समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक टाइम टेबल बनाने जा रहा हूं, मैं यहां पर लिखता हूं 1, दूसरा मैंने यहां पर लिख दिया 2, सीरियल नंबर लिखना चाह रहा हूं। अब 1 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, 3 लिख दिया, फिर क्या आना चाहिए 4, तो हम यहां पर 3 के बाद 4 लिख देते हैं। अब आप कब तक बढ़ाते रहोगे इस तरह नंबर, एक एक करके बढ़ाएंगे तो यहां तो अगर आपके पास कोई 500 अफराद का डेटा आपने लिखना है तो एक एक करके बढ़ाते रहोगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका तरीका ये होगा, आप क्या करेंगे कि 1 और 2 नंबर को सिलेक्ट करें, 1 और 2 को एक साथ। जैसे दोबारा मैंने यहां 1 लिखा, चलिए मैं 2 भी हटा देता हूं, 1 लिया। इस 1 नंबर के साथ इस बॉक्स के नीचे आपको ये एक डॉट सा नजर आ रहा है, सेल के नीचे आप देखिए डॉट सा नजर आ रहा है, ये रहा ये डॉट, इसके करीब आप कर्सर लेके जाएंगे, इसके करीब आप लेके जाएंगे कर्सर। अभी कर्सर का साइन कैसा है, प्लस और वाइट है। जैसे मैं इसके करीब लेके जाऊंगा कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। अब आप इसको क्लिक करें, छोड़ना नहीं है, इसको नीचे ड्रैग करें और छोड़ दें। तो आपके पास 1 1 आ गया नीचे। इसका मतलब आपको ये 1 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे 1 1 थोड़ी चाहिए, मुझे तो नंबरिंग चाहिए पूरी। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं यहां लिखता हूं 1 1 के बाद हम लिखते हैं 2, 1 और 2 को दोनों को आप एक साथ करें सेलेक्ट। अब ये जो नीचे बटन नजर आ रहा है ब्लैक वाला, इसको ड्रैग करें, क्या होना चाहिए
सीक्वेंस से आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक चला गया, 16 तक चला गया। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि शुरू के 2 नंबर को कम से कम सेलेक्ट करें ताकि एक्सेल को ये तो पता चले ना कि आप कोई नंबरिंग देना चाह रहे हैं। 1 से उसको ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपने यही नंबर आगे बढ़ाने हैं तो इस नीचे वाले नंबर को ड्रैग करें तो इस तरह ये नंबर यहाँ पर बढ़ जाते हैं। चलें आप ज़रा यहाँ तक लिखें काम। एक मिनट पानी पी लूँ। आप लोग साथ साथ, अच्छा एक्सेल का काम जो है ना आप लोगों ने साथ साथ करना है, तब बेहतर हो पाएगा। ज़रा सिस्टम ऑन कर लें और साथ साथ लिखें। जी जी नाम नाम खुद लिखने पड़ेंगे। नंबरिंग आ सकती है, नाम खुद से लिखने पड़ेंगे। उसकी वजह मैं बताता हूँ आप जी। यूँ नहीं आ रहा, आप 2 भी लिख रहे हैं, उन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर नीचे लेकर आए। आपने इस सबसे पहले मर्ज किया, अपनी हेडिंग को बोल्ड कर दिया और इसको काम को क्या दे दिया आपने, बॉर्डर दे दी किनारे। अब आप ये देखेंगे कि आपका ये वाला काम जो है ना ये तरतीब से आउट है, क्योंकि आप जब नंबर लिखते हो तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, राइट साइड पर, और जब आप लिखाई लिखते हो या अल्फ़ाबेट लिखते हो तो वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है। तो आप इस पूरे काम को सेलेक्ट करें और इसको सेंट्रलाइज कर लें। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में नजर आए ये काम। अब ये सेंटर में कहाँ से आपको मिलेगा, आपको ये अलाइनमेंट के अंदर 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब होता है राइट कॉर्नर, इसका मतलब ये होता है सेंटर, और इसका मतलब होता है लेफ्ट कॉर्नर। मैं लेफ्ट कॉर्नर पे लेकर जाता हूँ तो सारा काम उस कोने में चला गया। अगर मैं राइट कॉर्नर पे जाता हूँ तो सारा काम इस कोने में आ गया। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप सेंटर कर दें, कि आपका सारा काम हमेशा सेंटर में नजर आए। क्यों, इसकी वजह कि कोई लफ्ज़ छोटे हैं कोई लफ्ज़ बड़े हैं, तो जब आप एक कोने में करेंगे तो यहाँ का खाली जगह हो जाएगी, यहाँ करेंगे तो ये खाली जगह, तो सेंटर में करेंगे तो प्रॉपर नज़र आएगा। अब क्या हुआ कि मेरा ये सारा काम मुझे वाज़े नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैंने सारे काम को क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। अब मुझे एक छोटी सी और कंफ्यूजन है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस नाम को, अगर मैं स्टू की जगह मैं स्टूडेंट पूरा लिख देता हूँ
तो मैंने स्टूडेंट नेम तो लिखा लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा, सीरियल नंबर नज़र आ रहा है। क्योंकि जितना बड़ा नाम लिखते जाऊंगा, सेल की अपनी एक लिमिट है, जितना छोटा सेल है वो उतना ही नाम दिखा सकता है, उससे मजीद नाम को होगा नज़र नहीं आएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि वो नाम पूरा नज़र आए तो दो तरीके हैं। आप इसके साथ वाला ये जिस सेल पर नाम छुपा हुआ है, आप इसको, ये डी के अंदर मौजूद है, यहाँ कॉर्नर में आए और इसको खींच के पीछे ले जाएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रैग करना, खींच के पीछे ले जाओ लाइन को, तो आपको ये आपका नाम नज़र आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं इसको दोबारा छोटा कर देता हूँ। एक तो तरीका ये होता है कि आपको जहां जो नाम देखना है उस वाली लाइन को आप पीछे कर दो, ड्रैग कर दो, बड़ा कर दो, तो वो आपको नाम नज़र आ जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, क्यों आप इतना मेहनत करें, इतना कॉर्नर तक लेके जाओ, इस वाली लाइन पे डबल क्लिक कर दो, एक और दो क्लिक करोगे तो ये नाम पूरा दिखा देगा। अगर ये बहुत बड़ा नाम हुआ तो आप कितना बड़ा खींच कर लेके जाते रहोगे, तो ये गलती भी हो सकती है। आप सिंपल क्या करो, उस लाइन पे डबल क्लिक कर दो तो वो आपको नाम पूरा दिखा देगा। जैसे मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिख दिया, ये इतना बड़ा नाम मैंने लिखा, अब ये सारा एक ही सेल के अंदर है। तो मैं अगर इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेल का साइज कितना बड़ा हो गया, इसने सारे काम को एक ही सेल में दिखा दिया मुझे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको कि अगर आपको नाम देखना है तो आप उस लाइन पर यहां पर डबल क्लिक करोगे तो वो पूरा नाम खींचकर बड़ा कर देगा, मतलब नाम को दिखा देगा आपको पूरा मुकम्मल तौर पर। ओके, ये हो गया नंबरिंग वाला सिस्टम। नंबरिंग आपने कैसे देनी होती है कि आप जहां पर 1 लिखते हैं नीचे 2 लिखते हैं, अब 1 और 2 को एक साथ आप सेलेक्ट करें और नीचे वाला जो बटन है इसको नीचे ड्रैग करें तो आपको पूरी नंबरिंग मिल जाती है। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, एक और तरीका यह है कि अगर मैं यहां से नंबर हटा देता हूं और आपने सेल पूरा बना दिया तो कंप्यूटर को इतनी नॉलेज भी होती है कि उसने कहां तक जाना है। जैसे मैं कहता हूं 1 और 2 को सेलेक्ट कर दिया, अब मैं ये कॉर्नर वाले बटन को, इस कोने वाले बटन को जब मैं ड्रैग करूंगा यहां पर तो ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 6 तक। मैंने छोड़ दिया तो 6 तक चला गया। लेकिन अगर मैं यहां से यहां तक काम को हटा दूं और मैं 1 और 2 को इस वाले पॉइंट पे डबल क्लिक कर दूं तो इसको इतना समझ में भी आ जाएगा उसने जाना कहां तक है। उसने 6 तक जाना है तो 6 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि इसके आगे तक का काम यहां तक हुआ हुआ है। अगर मैं इसके आगे नीचे GHI लिखता हूं तो होपफुली ये उस काम को भी ट्रीट कर लेता है। जैसे मैं यहां पर इस काम को हटा देता हूं, ट्राई करके देखते हैं कहां तक चला गया, ये 9 तक चला गया। इस तरह आपको नीचे ड्रैग खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत तो आप ऐसे ही करोगे कि काम को खींच के नीचे लेकर आओगे जहां तक चाहिए, या पहले काम लिख लो उसके बाद नंबरिंग दे दो, तो जहां तक आप नंबरिंग दोगे डबल क्लिक करोगे वहां तक नंबरिंग पहुंच जाएगी। ठीक हो गया, इसको मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं। अब आपने यहां पर क्या क्या चीजें सीख ली हैं। एक, डेटा को एंट्री करना आपने सीखा है कि डेटा में लिखा हुआ काम किस तरह होता है और उसको आपने अरेंज कैसा करना होता है। सबसे पहला तरीका, आपने बॉर्डर बनाना है, अपनी हेडिंग को मर्ज करना है, नीचे नंबरिंग को तरतीब देनी है और अपने सारे काम को सेंट्रलाइज करना है। और आखिरी चीज, अगर कोई नाम यहाँ पर छुपा हुआ है तो उसको यहाँ डबल क्लिक करके वो नाम को सामने शो करना। अब ये टेबल आपका प्रॉपर है। अब आप कंट्रोल P करके देखेंगे तो ये टेबल आपको वाज़ेह नजर आएगा कि आपने कोई टेबल बनाया है। और यस, इसमें एक चीज और भी है, मैं इस काम को अगर सेलेक्ट करता हूं सारे को, कंट्रोल A करेंगे तो ये सारा काम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस हेडिंग को थोड़ा सा एंगल देना चाहते हो, डिजाइन देना चाहते हो, तो आप यहां से दे सकते हो। जैसे ये पहले सीधा था, अब टेढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मैंने यहां से क्या दे दिया, डिजाइन। यहां से एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, इस तरह हो जाएगा।
वर्टिकल करूंगा इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने लिखे हुए काम को कोई एक डिज़ाइन दे सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अक्सर कहीं ना कहीं किसी काम को अगर आपने यूँ टिल्ड करके लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है ओरिएंटेशन। दोबारा आप इस तरह मूव कराते रहे, सीधा हो जाएगा। या इसको आप यूँ कर लें, वही ऑप्शन, गुड। दोबारा वही ऑप्शन सेलेक्ट करते रहोगे तो अपनी जगह पर आ जाएगा। अब ये एक्चुअल में साइज से नीचे हो गया है, तो मैं इसको यहाँ कॉर्नर से ड्रैग करके ऊपर लेके जाऊंगा तो अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब ये जो 1 2 3 कहलाता है इसे हम कहते हैं रो, और जो यहाँ पर ए बी सी डी है इसे हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। अगर आपने रो को हटाना है तो आप किसी भी रो पर यहां पर क्लिक करें, राइट क्लिक करोगे और आप यहां चले जाओगे डिलीट के ऑप्शन में। डिलीट पे जाते हो तो आपकी ये रो यहां से गायब हो गई। कंट्रोल जेड करता हूं, दोबारा 4 आ गया। अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम पे जाएंगे, राइट क्लिक करें, डिलीट कर दें तो वो कॉलम डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जेड करोगे दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह किसी भी कॉलम को हटाना और किसी भी रो को हटाना, राइट क्लिक करो, डिलीट करो, हट जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? सारा काम हट जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है, सारा काम हट जाता है। मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आप लोग अभी इसका ज़रा ये जो सामने काम मैंने बनाया इस काम को ज़रा दोबारा बना के बताएं। बिल्कुल इसी तरह नंबरिंग भी यही होनी चाहिए, नाम भी यही होना चाहिए, बोल्ड भी ऐसे करना है, बॉर्डर भी ऐसे देना है, और सेंटर में भी ऐसे करना है। ज़रा आप तमाम स्टूडेंट ट्राई करें। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लिखी जाती हैं? वैसे एक लिख दे, अगर मैक्सिमम करना है तो 2 लिखा करें, उससे ज़्यादा नहीं। पॉइंट के बाद हमेशा ज़्यादातर 2 वैल्यू ही लिखी जाती हैं। अगर मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू को कम करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं लिख के कम नहीं करना चाह रहा, ना मैं काटना चाह रहा हूँ, तो आपको यहाँ नंबर पे एक ऑप्शन नज़र आ रही है 2, एक पॉइंट बढ़ाने का है और एक पॉइंट कम करने का है। जैसे मैं इस पर जाता हूँ, इसने एक पॉइंट बढ़ा दिया, इस पर जा रहा हूँ, एक कम कर दिया। तो एक पॉइंट बढ़ाने का है और एक पॉइंट कम करने का है। पॉइंट का मतलब नहीं, 0 नहीं होता, पॉइंट का मतलब जो पॉइंट के बाद वैल्यू लिखी है। अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, अगर आप कम करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कम कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स को बढ़ाना पॉइंट के बाद की वैल्यू को बढ़ाता है या क्या करता है, कम करता है। अब हम एक चीज यहां पर देख लेते हैं, इस पूरे सेल में, पूरे होम के टैब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट होम टैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि इनमें ये सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं जिसका नाम है हाईलाइट सेल। हाईलाइट का मतलब आपको पता है ना, किसी चीज को मार्कर से हाईलाइट करना, वो हाईलाइट ही करता है। लेकिन ये तो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी हाईलाइट किया जा सकता है। अब आपको ये बहुत सारे नाम लिखे हुए आ रहे हैं। सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन। कि अगर आपने कोई एक लिस्ट बनाई है जो कि बहुत बड़ी है और आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें जो बड़ा नंबर है, आप सिर्फ उनको देखना चाहते हैं कि किसने A1 ग्रेड हासिल किया, सिर्फ उनको मैं देखना चाहता हूँ, तो ग्रेटर देन में आता हूँ। ये मुझे एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, नंबर। आपके इस पूरे काम में, जैसे मैं इस काम को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पूरा काम है, और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट में गया, ग्रेटर में गया। अब मुझे ये मैं से बता रहा हूँ कि अगर नंबर 38 से ज़्यादा है, अगर मेरी इस पूरी लिस्ट के अंदर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, अगर नंबर 38 से बड़ा है तो उन सब का कलर चेंज कर दे। तो आप देखो यहाँ 38 लिखा हुआ है ना, तो 38 से ऊपर ये सारे नंबर है, तो उनका कलर चेंज कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसने हाईलाइट कर दिया। मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि 21 से ज़्यादा हूँ, 21 से ज़्यादा, 21 नहीं होना चाहिए, 21 से ज़्यादा। तो 21 से ज़्यादा ये सारे नंबर है, इनको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इस तरह जो नंबर आप यहाँ पर देना चाहें वो आप नंबर दें, आपके लिस्ट में जो नंबर होगा वो उनसे बड़े नंबर को हाईलाइट कर देगा। अब हाईलाइट का भी कलर है,
यहाँ पर कलर है रेड या आप पिंक कह लें। यहाँ से ऑप्शन में जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कर दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर आ गया। वैसे ये दो कलर ही हैं ज़्यादातर, रेड और ग्रीन। तीसरा हम देख लेते हैं बॉर्डर, उनको हम छोड़ देते हैं, येलो भी है। ये तीन कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो। इन कलर से आप अपने काम को हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन मेंशन कर देता हूँ। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके काम में परमानेंट ग्रीन कलर आ जाएगा। जितना भी काम 21 से बड़े नंबर हैं वो सब पे हाईलाइट कलर हो गया ग्रीन का। अब अगला ऑप्शन क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट पे जाते हैं ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा, कि जो नंबर जो मैं बताऊं उससे बड़ा होगा तो हाईलाइट कर देगा। लेस का मतलब क्या होगा, कम। मैं कहता हूं कि जो नंबर 25 से कम है उनको हाईलाइट करे, तो 25 से कम ये 4 ही हैं, 4 5 हैं ये। इनको तो देखो इसने पहले का ग्रीन कर दिया, जो मैंने कमांड दी थी उसके मुताबिक वो ग्रीन हो गया। अगर मैं इनको हटाता हूं कंट्रोल Z, इस काम को मैं सेलेक्ट करता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट लेस देन, जो नंबर छोटा है जो मैं बताऊंगा उससे नीचे वाले को हाईलाइट कर देगा। अभी बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है 38। 38 से जितने भी छोटे हैं सबको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ग्रेटर हो गया, लेस हो गया। उसके बाद क्या होगा, बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब यहां से कोई बताए, दरमियान। क्या दरमियान, कोई दो नंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये हमसे कोई दो नंबर पूछेगा। जैसे मैं बिटवीन पे जाता हूँ, एक नंबर बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है 29 और दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है 47। अब देखो इसने हाईलाइट कर भी दिया। अभी जब तक मैं ओके नहीं करूंगा ये परमानेंट नहीं करेगा। अगर मैंने कहा कि 29 से बड़ा और 47 से छोटा ये नंबर आ रहे हैं, इनको हाईलाइट कर दो, मैं यहाँ ओके करूंगा तो ये इसको हाईलाइट कर देगा। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, दरमियान में। दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल Z, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, बिटवीन हो गया। इक्वल का मतलब क्या होगा, तो सेंस क्या बना, एग्जैक्ट नंबर। जो नंबर मैं दूंगा सिर्फ उसी को हाईलाइट करेगा। तो इक्वल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट। इक्वल पे गए, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है 38, यहाँ पर 38 है ही नहीं, तो 38 की जगह 55, तो इसने 55 को हाईलाइट कर दिया। 45 को हाईलाइट कर दिया। तो इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्ट, वही नंबर जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। जैसे आप सबने अभी टेस्ट देना है इंशाल्लाह, तो टेस्ट में मैं चाह रहा हूँ कि जिसके 20 में से 20 नंबर है सिर्फ उनको हाईलाइट कर दे, तो ये 0 हाईलाइट करेगा क्योंकि 20 नंबर तो आते ही नहीं, ये हम देते ही नहीं, एक ही बात हो जाती है दोनों। तो मैं अगर कहूँगा 20 में से 19 फिर भी हाईलाइट नहीं करेगा। मैं अगर कहूँगा 20 से 18 फिर भी हाईलाइट नहीं करेगा। मैं कहूँगा 20 से 15 फिर शायद हाईलाइट कर दे। और कितने हाईलाइट करेगा, 1 या 2। अगर 20 से 10 कहूँगा तो 3 से 4। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हालात बेहतर होंगे, ठीक है। तो इक्वल का मतलब हो जाएगा एग्जैक्ट। आखिरी चीज हम ये देख लेते हैं, उसका नाम है इसको रहने देते हैं, डुप्लीकेट पर हम आ जाते हैं। सबसे आखिर में आपको नजर आ रहा है डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट का मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनको हाईलाइट करेगा। अभी यहाँ पर तो रिपीट वाले कोई भी नहीं है, मैं पहले रिपीट बनाता हूँ इनको। 33 यहाँ कर दिया, इसको भी 33 कर दिया। अब मैं अपने काम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू। तो अभी मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया, इसने फौरन मेरे काम को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब आपके इस पूरे काम में सिर्फ 33 दो मरतबा है, डुप्लीकेट है तो इसको इंडिकेट कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये पहला वाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला वाला जिसका नाम है हाईलाइट, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉप बॉटम, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन और ये सारे ऑप्शन। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग ये होम के तमाम ऑप्शन पढ़ लेंगे और इंसर्ट पर हम इंशाल्लाह पाइवट टेबल बनाना सीखेंगे। ये दो काम इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। और कल ही आपको एक नया असाइनमेंट मिलेगा एक्सेल का, प्याज काट के।